Hey class, welcome to the next section of financial markets. तो अभी तक हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का चैप्टर पढ़ रहे थे, इसमें हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। तो बेसिकली वी हैव ऑलमोस्ट कंक्लूडेड द चैप्टर, ठीक है। लेकिन चैप्टर के एंड में एक अपेंडिक्स है, आई आल्सो वांट टू डिस्कस दैट, ठीक है। तो मैं इस अपेंडिक्स को भी डिस्कस करना चाहती हूँ। अपेंडिक्स इज बेसिकली अबाउट इंटरेस्ट रेट पैरिटी, ठीक है। इंटरेस्ट रेट पैरिटी की बाद में बात करेंगे, बट उससे पहले वी हैव अ लुक एट कि हमने अगर रेट्स ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करें, ठीक है। हमने बात की थी ना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न की, तो उसको अगर हमने कैलकुलेट करना तो किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके कुछ एग्जांपल करेंगे और उसके फॉर्मूले देखेंगे कुछ। तो इस लेक्चर के लिए हमने बेसिकली एक सिनेरियो बनाया हुआ है। तो सिनेरियो एक ऐसा है कि हमने अज्यूम किया यूएस इज़ द होम कंट्री, ठीक है। और जो यूएस डॉलर है दैट इज़ द होम करेंसी। We further assume that the US dollar assets pay an interest rate of 90, ठीक है। यूएस डॉलर एसेट्स क्या है कि आपने यूएस बैंक अकाउंट में यूएस डॉलर एसेट बेसिकली मीन्स कि आपने यूएस के बैंक्स में डॉलर्स में बैंक अकाउंट खुलवाया हुआ है, ठीक है। सो इफ़ यू हैव ओपन अ बैंक अकाउंट इन डॉलर्स इन यूएस बैंक, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे डॉलर एसेट्स, ठीक है। डॉलर एसेट्स सिंपली आर बैंक अकाउंट्स, ठीक है, मनी इन बैंक अकाउंट्स, ठीक है। सो डॉलर एसेट्स इज सिंपली मनी इन बैंक अकाउंट्स हेल्ड इन डॉलर्स, ठीक है। इन दिस केस हम कहेंगे कि डॉलर एसेट्स इज द मनी इन बैंक अकाउंट्स हेल्ड इन डॉलर्स इन यूएसए, ठीक है। यानी कि अगर आपने यूएसए के किसी बैंक में डॉलर्स में बैंक अकाउंट खुलवाया हुआ है तो दैट बैंक अकाउंट इज योर डॉलर एसेट, ठीक है। और इस तरह के बहुत सारे बैंक अकाउंट्स होंगे, उनको कलेक्टिवली हम कहेंगे डॉलर एसेट्स, ठीक है। तो बेसिकली हर बैंक अकाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है यूएसए दैट इज इक्वल टू आई डी, ठीक है। So that is what we mean when we say that dollar assets pay an interest rate of ID. Okay? So again, when we say that dollar assets pay an interest rate of ID, that means कि यूएसए में बैंक अकाउंट्स के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट पे किया जा रहा है दैट इज इक्वल टू आई टी। इसके अलावा वी आर ऑल्सो अज्यूमिंग दैट यूरोज इज द ओनली फॉरेन करेंसी, foreign assets are denominated in euros and pay an interest of IF, ठीक है। तो कहते हैं यूरो इज़ द ओनली फॉरेन करेंसी, और जो एसेट्स यूरो में रखे गए हैं, ठीक है। यानी कि अगर किसी ने यूरोप में यूरोज में बैंक अकाउंट खुलवाया हुआ है तो उस बैंक अकाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट अर्न हो रहा है दैट इज इक्वल टू आई एफ, ठीक है। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट इज द एनुअल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। एनुअल इंटरेस्ट रेट की बात करें तो डॉलर एसेट्स पे एन इंटरेस्ट रेट ऑफ आई डी, फॉरेन एसेट्स पे एन इंटरेस्ट रेट ऑफ आई एफ। तो हम सिचुएशन देखेंगे फ्रेंकोइस की, ठीक है। फ्रेंकोइस के हवाले से हम बात करेंगे रेट्स ऑफ रिटर्न्स की, ठीक है। फ्रेंकोइस कौन है? फ्रेंकोइस इज बेसिकली अ फॉरेनर हु लिव्स इन यूरोप, ठीक है। तो फ्रेंकोइस यूरोप में रहता है। फ्रेंकोइस बेसिकली सोच रहा है कि उसके पास कुछ पैसे हैं और वो ये सोच रहा है कि उन पैसों को वो यूएसए में इन्वेस्ट करेंगे या यूरोप। उसके लिए ही नीड्स टू कंपेयर द रिटर्न ऑन फॉरेन एसेट्स एंड डोमेस्टिक एसेट्स इन डॉलर्स, ठीक है। तो फ्रेंकोइस के लिए फॉरेन एसेट्स क्या है? डॉलर एसेट्स, ठीक है। जो एसेट्स डॉलर्स में होंगे वो फॉरेन एसेट्स है फ्रेंकोइस के लिए। और फ्रेंकोइस के लिए डोमेस्टिक एसेट्स कौन से हैं? दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड इन यूरोस इन यूरोप, ठीक है। ठीक है, तो फ्रेंकोइस ने एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन डॉलर डिपॉजिट्स कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ यूरोस। एट द सेम टाइम ही वांट्स टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन डोमेस्टिक एसेट्स इन टर्म्स ऑफ यूरोस, ठीक है। So when Francois compares the expected return on dollar deposits in terms of euros, he realizes that expected return does not equal to ID. तो बेसिकली होता है क्या, जो यूएस डॉलर डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो इंटरेस्ट रिटर्न हो रहा है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू आईडी, ठीक है। तो ये एनुअल इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। लेट्स से आपने $1 डिपॉजिट कराया है किसी यूएसए के बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो एक साल के बाद जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर दैट विल बी आईडी, और यही आईडी आपकी रिटर्न होगी। रिटर्न बेसिकली क्या होता है, इट्स इसको हम इमेजिन कर सकते हैं एज अ प्रॉफिट, ठीक है। या इसको अगर हम स्ट्रिक्टली मैथमेटिकल सेंस में लें तो रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, इन दिस केस आपकी जो रिटर्न होगी दैट विल बी द इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस द इंटरेस्ट अर्न ऑन दैट इन्वेस्टमेंट माइनस द इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये रिटर्न करने का तरीका होता है, तो रिटर्न कैलकुलेट करने का तरीका, ठीक है।
लेकिन सब चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, सिंपली व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इसके जो रिटर्न ऑन डॉलर डिपॉजिट्स है, ठीक है, दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द इंटरेस्ट अर्न ऑन दोस डॉलर। तो इंटरेस्ट कितना अर्न हो रहा है डॉलर डिपॉजिट्स पे, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू आईडी, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि बेसिकली जो रिटर्न ऑन डॉलर डिपॉजिट्स है वो तो एग्जैक्टली इक्वल टू आईडी है, बट हमने बेसिकली फ्रैंकोइस के लिए रिटर्न कैलकुलेट करनी है ऑन फॉरेन एसेट्स, ठीक है, एंड डोमेस्टिक एसेट्स इन यूरोस, ठीक है। तो पहले तो हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन डॉलर एसेट्स कैलकुलेट करनी है फॉर फ्रैंकोइस इन टर्म्स ऑफ यूरोस, ठीक है। तो बेसिकली जो डॉलर डिपॉजिट्स के ऊपर रिटर्न है इन यूएसए, इट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू इंटरेस्ट रेट आईडी, ठीक है। इन यूएसए इट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू इंटरेस्ट रेट आईडी, लेकिन हम जब उस रिटर्न को कन्वर्ट करेंगे इन द करेंसी यूरो, तो फिर जो रिटर्न है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, ठीक है। So expected return on dollar deposits or dollar assets in terms of euros is going to be equal to ID plus the expected appreciation or depreciation of the dollar against euro. बेसिकली क्या है कि जो डॉलर और यूरो का एक्सचेंज रेट है, ठीक है, उसका असर होगा ऑन द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन डॉलर एसेट्स, बिकॉज हम एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं, बेसिकली वी आर कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन डॉलर एसेट्स इन यूरोस, ठीक है। हम कैलकुलेट करेंगे यूरोस में कितनी रिटर्न आएगी, ठीक है। तो यूरोस में जो रिटर्न आएगी दैट विल बी इक्वल टू द रिटर्न इन डॉलर्स व्हिच इज इक्वल टू आईडी प्लस द एक्सपेक्टेड एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ द डॉलर। For example, if the interest rate on dollar assets is 3% and expected appreciation of dollar is 4%, then the expected return on dollar assets is going to be equal to 3 plus 4 equal to 7%. अब इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इफ द स्पॉट एक्सचेंज रेट इज 80 and the expected exchange rate is 80 plus spot exchange rate is exchange rate today at time t, and the expected exchange rate is exchange rate at time t plus 1, ठीक है। We can say let's say after 1 year, ठीक है। So 80 plus 1 expected exchange rate after 1 year, then expected return on dollar assets in terms of euros, RD can also be written in terms of this formula, ठीक है। RD is equal to ID plus the expected appreciation or depreciation of dollar, ठीक है। Expected appreciation and depreciation of dollar can be written in this in terms of this formula. Formula क्या है, 80 plus 1 minus 80 divided by 80, ठीक है। 80 plus 1 is the expected exchange rate और 80 spot exchange rate है, ठीक है, ठीक है। So again the expected return on dollar assets in terms of euros is going to be equal to the interest rate ID plus 80 plus 1 minus 80 divided by 80, ठीक है। Again 80 plus 1 is the expected exchange rate and 80 is the spot exchange rate today। अच्छा, उसके अलावा तो ये बेसिकली हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट कर लिए ऑफ डॉलर एसेट्स इन टर्म्स ऑफ यूरोस, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ डॉलर एसेट्स इन टर्म्स ऑफ यूरोस इज इक्वल टू आरडी। इसके अलावा हमने एक और रिटर्न कैलकुलेट करनी है, ठीक है। फ्रैंकोइस के लिए हमने एक और रिटर्न कैलकुलेट करनी है, दैट इज द रिटर्न ऑन यूरो एसेट्स, ठीक है। वो यूरो एसेट्स तो यूरो में है, ठीक है। तो यूरो में जो यूरो एसेट्स डिपॉजिट किए गए हैं उनके ऊपर जो रिटर्न है इट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द इंटरेस्ट रेट आई, ठीक है। यानी कि यूरो में जो बैंक अकाउंट्स हैं उनके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट अर्न हो रहा है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू आई एफ, ठीक है। इसी तरह उनके ऊपर जो रिटर्न है इसी तरह उनके ऊपर जो रिटर्न है या उसके ऊपर जो रिटर्न अर्न हो रही है इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू आई एफ, ठीक है। जो हम कहते हैं रिटर्न इज एग्जैक्टली टू आई एफ, तो इसमें वी आर अज्यूमिंग के वी हैव ओनली डिपॉजिटेड 1 यूरो इन द बैंक, ये एक assumption है, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो रिटर्न है वाकई इक्वल टू आई एफ हो जाती है, बिकॉज रिटर्न कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो होता है इट्स बेसिकली इन दिस केस वो ऐसे होगा कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट अर्न ऑन दैट माइनस द इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट को अगर हम 1 कर दें तो फिर आपकी रिटर्न इज एग्जैक्टली टू आई, ठीक है। तो आप बस इतना याद रखें वी आर अज्यूमिंग कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है दैट इज इक्वल टू 1 यूरो, ठीक है। अच्छा, हमने कि बेसिकली क्या किया है कि वी हैव कैलकुलेटेड द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन डॉलर एसेट्स, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट कर ली एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन डॉलर एसेट्स इन टर्म्स ऑफ यूरोस, ठीक है। इसके अलावा वी हैव आल्सो कैलकुलेटेड एक्सपेक्टेड रिटर्न आरएफ इन टर्म्स ऑफ यूरोस, ठीक है, फॉर यूरो एसेट्स व्हिच इज एग्जैक्टली 5।
अब हमने क्या करना है, इन दोनों रिटर्न्स को आपस में कैलकुलेट करना है, मीनिंग दैट कि इन दोनों रिटर्न्स को आपस में हमने कंपेयर करना है, ठीक है। तो यानी कि हमने दो रिटर्न्स कैलकुलेट करनी है, एक तो हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन डॉलर एसेट्स आ गई, दूसरी तरफ हमारे पास expected return on euro assets are. Expected return on dollar assets is equal to RD and expected return on euro assets is equal to IF. अब हमने इन दोनों का आपस में कंपेयर करना है, ठीक है, यानी कि RD और IF को कंपेयर करना। कंपेयर करने का मकसद क्या होता है, बेसिकली फ्रेंकोइस जानना चाह रहा है कि वो अगर यूएस में पैसा रखे तो उसको ज़्यादा रिटर्न मिलेगी, या वो यूरोप में पैसा रखे तो उसको ज़्यादा रिटर्न, ठीक है। इसलिए इन दोनों रिटर्न्स को आपस में कंपेयर करना पड़ेगा। तो जब हम इन दोनों रिटर्न्स को आपस में कंपेयर करते हैं, यानी कि आरडी और आईएफ को जब कंपेयर करेंगे आपस में, तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन डॉलर एसेट्स, ठीक है। तो रिलेटिव एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन डॉलर एसेट्स बेसिकली क्या है, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ आरडी एंड आईएफ, ठीक है। सो रिलेटिव एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन डॉलर एसेट्स इन टर्म्स ऑफ यूरोस इज इक्वल टू रिलेटिव आरडी, ठीक है। रिलेटिव एक्सपेक्टेड रिटर्न को हम रिलेटिव आरडी कहते हैं। Relative RD is equal to ID minus IF plus ET plus 1 minus ET divided by ET, which is simply the difference of RD and IF, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है, it is simply the difference of RD and IF। अच्छा, तो हमने फ्रैंकोइस के लिए तो रिटर्न्स कैलकुलेट कर ली, ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन डॉलर एसेट्स, और फ्रैंकोइस के लिए हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन यूरो एसेट्स भी कैलकुलेट कर ली, ठीक है। लेकिन अब हमने सिचुएशन थोड़ी सी चेंज करनी, ठीक है। अब हमने फ्रैंकोइस को भूल जाना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट expected return from the point of view of Al, ठीक है। Al कौन है? Al is an American, he lives in USA, ठीक है। So अब हमने expected returns calculate करनी है for Al, ठीक है। So Al again he wants to know कि अगर अमेरिका में पैसे रखे तो उसको ज़्यादा रिटर्न मिलेगी, या यूरोप में रखे तो उसको ज़्यादा रिटर्न मिलेगी, ठीक है। इसके लिए first we'll have to calculate the expected return on dollar assets for Al, and we will also calculate the expected return on euro assets for L. So basically, we want to calculate the expected return to hold dollar assets versus assets held in euro from point of view of American L, ठीक है। तो बेसिकली L की जब हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कैलकुलेट करेंगे और डॉलर एसेट्स एंड ऑफ यूरो एसेट्स, तो उसमें भी इसी तरह का एक प्रिंसिपल या इसी तरह का प्रोसीजर फॉलो होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं द रिटर्न फॉरेन एसेट्स हेल्ड इन यूरोस, ठीक है, यानी कि द रिटर्न ऑन फॉरेन एसेट्स वो हैं विच आर इन यूरोस, ठीक है। In terms of dollars, for L is equal to RF, ठीक है। For L the return on foreign assets, यानी कि वो assets जो यूरोस में है, in terms of dollars is equal to RF, ठीक है। अब हम expected return in terms of dollars क्यों कैलकुलेट करें, because L is an American, उसके पास जो भी पैसा है वो डॉलर्स में, ठीक है। उसके पास जो भी प्रॉफिट आएगा he will spend that in dollars, ठीक है। तो इसलिए he wants to know कि उसकी जो भी इनकम हो रही है वो डॉलर्स में कितनी होगी, ठीक है। So that's why we want to calculate the return या expected return on foreign assets in terms of dollars. The expected return on foreign assets in terms of dollar is equal to RF, ठीक है। RF is equal to IF. IF is the interest rate on foreign assets minus ET plus 1 minus ET divided by ET, ठीक है। ET plus 1 यहाँ पे क्या है, ET plus 1 is the expected exchange rate 1 year from now, ठीक है, और ET is the spot exchange rate। तो इसकी छोटी सी एग्जांपल दिया गया, Al earns 5% on foreign assets denominated in euros, but the expected appreciation of dollar is equal to 3%, then expected return of euro assets in terms of dollar is 2%. Al earns 5%, but he expects to lose 3% because he expects the euro to be worth less by 3%. तो इस लेक्चर तक के लिए आपको यहाँ तक समझ आ जाए काफ़ी है, ठीक है। और इससे आगे की चीज़ जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो ये RF को दोबारा देख लेते हैं। RF क्या है बेसिकली, द रिटर्न ऑन फॉरेन एसेट्स हेल्ड इन यूरोस इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स इज इक्वल टू RF, ठीक है। यानी कि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है ऑन फॉरेन एसेट्स फॉर एल, ठीक है, इन डॉलर्स कितनी होगी, ठीक है। सो एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर एल, expected return on foreign assets for L in terms of dollars is equal to RF, और RF कितना है, RF is equal to IF
माइनस 80 प्लस वन माइनस 80 डिवाइड बाई 80। ओके, थैंक यू क्लास। अब नेक्स्ट लेक्चर में बाकी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।